हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके पीवाईक्यूज हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसे आप एटलीस्ट नीट के आने वाले पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। 5 से 10 क्वेश्चन तक आपको इस यूनिट से मिलने वाले हैं और इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इसके हम 1 बाय 1 ईयर वाइज और ईयर वाइज के साथ साथ उस सेम ईयर के अलावा किसी और ईयर में भी अगर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो हम साथ के साथ सेम टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी नीट 2025 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ और साथ के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल साथ में लेके चले। जैसे आप एनसीईआरटी में मार्क करते जाए कि कौन सा टॉपिक कितनी ज्यादा ईयर्स में रिपीट हुआ है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट एसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। बेटा जीन क्लोनिंग यही हमारा मेन काम यहाँ पे हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में, जिसमें हम जीन को क्लोन कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बायोटेक के बारे में बता देती हूँ। बायोटेक में होता क्या है जरा ध्यान से आप समझना कि बायोटेक्नोलॉजी, देखो किसी भी जंग में हम जाते हैं तो जंग में ऐसे ही तो नहीं चले जाते, उसकी तैयारी करके जाते हैं। तो तैयारी कैसे होगी कि हमारे पास क्या प्रॉपर इक्विपमेंट्स, क्या प्रॉपर टूल्स हैं या नहीं। तो इसमें कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, तो पहले हम टूल्स की बात करते हैं बेटा। तो अगर बायोटेक में मैं टूल्स की बात करती हूं तो कौन कौन से टूल्स आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यहां पे आता है एंजाइम, और उसी एंजाइम के बारे में ही आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा टूल जो यहां पे आता है वो आता है वेक्टर, और तीसरा टूल जो आता है वो आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। इन सारे ही टॉपिक्स पे आपको कोई ना कोई पीवाईक्यू मिल जाएगा जिसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट है वो यहाँ पे किस चीज में है, वो है बेटा एंजाइम्स में। तो कौन कौन से एंजाइम्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ने हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज एंड सो ऑन। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हमें किस बारे में पूछ रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन में देखो सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसकी मैंने अभी नाम लिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से एंजाइम होते हैं जो किसी और की ग्रोथ को अपनी बॉडी में रिस्ट्रिक्ट करे, वहां से ये नाम आया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये तो हमें बिल्कुल चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, नॉट एसेंशियल। तो नॉट एसेंशियल को हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हमें ये चाहिए, ये आंसर हो नहीं सकता। लाइगेज, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके किसी फ्रेगमेंट को निकाला है तो उसको चिपकाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, डीएनए लाइगेज। तो भाई डीएनए लाइगेज भी हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन डीएनए म्यूटेज, बेटा म्यूटेशन हमें यहाँ नहीं करानी। म्यूटेशन करानी होती तो हम बायोटेक का यूज नहीं कर रहे होते। तो हमें डीएनए म्यूटेज बिल्कुल नहीं चाहिए। और रिकॉम्बिनेज, ऐसा लग रहा है हमें कि रिकॉम्बिनेज तो बिल्कुल चाहिए होगा हमको, क्योंकि हम आरडीएनए बना रहे हैं। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन हम रिकॉम्बिनेज का यूज भी यहाँ पे नहीं करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स का यूज नहीं कर रहे हैं, एक तो सी ऑप्शन दैट इज डीएनए म्यूटेज का हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, और डी ऑप्शन डीएनए रिकॉम्बिनेज का यूज हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग जो पहला ऑप्शन है आपका सी एंड डी ओनली, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल देख के डरना मत। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये एक दूसरे के आंसर से बहुत कोरिलेट हो रहा है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा है ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color। इसको जरा ध्यान से यहाँ देखें कि हम किस में इंटरेस्टेड हैं सबसे ज्यादा, कि जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं वो क्या कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर को प्रोड्यूस कर रही है। उसके हिसाब से आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और फिर फाइनली आंसर करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट
in the plasmid and they have identified as recombinant colony. अब बेटा हमको यही नहीं पता है अगर कि रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं समझ सकते. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट एंड व्हाट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट. इस तरीके का एक पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है जहां पे PVR 322 का डायग्राम बना है, उसी के आसपास ये पूरा पैराग्राफ दिया है. तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हम कलर्ड कॉलोनीज के सिलेक्शन की बात करते हैं वहां पे हम जो मेन सिलेक्टेबल मार्कर है उसको हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, किसी ना किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ यूज कर रहे हैं. ये लाइन यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्टेंस. अब आप ध्यान से समझना कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट एंड व्हाट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट. सी, इस तरीके का कोई भी मैंने वेक्टर यहां पे लिया है और मैंने आपसे कह दिया इतनी जगह में जो जीन प्रेजेंट है, इस जीन का नाम मैंने दिया लेग-जेड जीन. कौन सा? लेग-जेड जीन मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है. और ये जो लेग-जेड जीन है, जब ये क्या करेगा, किसी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एंजाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से. तो इसको जब हम क्या करेंगे, ये कौन सा एंजाइम के लिए कोड करेगा, इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है. और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करने वाला है यहाँ पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो कि आपको गैलेक्टोज प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे, उसकी प्रेजेंस में क्या करेगा, ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा. लेकिन ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है. और हमने क्या किया, इसी की जगह पे एक जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे हमने लगा दिया. और जब हमने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया बेटा, अपना GOI जो यहाँ पे लगाया, तो क्या ये वाला जीन, पहले वाला जो जीन था वो बचा? नहीं, वो नहीं बचा. क्यों नहीं बचा ये समझना ध्यान से. ड्यू टू दिस इंसर्ट दिस लेग-जेड जीन बिकम इनएक्टिवेटेड. यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो लेग-जेड जीन की प्रॉपर्टी थी, क्या वो प्रॉपर्टी इस नए कॉम्बिनेशन, इसी को नए कॉम्बिनेशन को हम क्या कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट कह रहे हैं, इस नए कॉम्बिनेशन में वो प्रॉपर्टी इंटरफेयर नहीं हो सकती. तो फिर अब आपको शायद क्लियर हो कि रिकॉम्बिनेंट क्या है. रिकॉम्बिनेंट इज दिस न्यू कॉम्बिनेशन जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा के बनाया है, और जो इससे पहले था या जिसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट. तो नॉन रिकॉम्बिनेंट में ये जो लेग-जेड जीन है ये बिल्कुल सही सलामत होगा. सही सलामत होगा तो क्या ये ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा. तो अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस. तो ये कह रहा है द ब्लू कलर कॉलोनीज हैव DNA इंसर्ट. कैसे हो सकता है, ब्लू कलर की कॉलोनी में तो लेग-जेड जीन बिल्कुल ठीक है, तो ब्लू कलर की कॉलोनीज में तो DNA इंसर्ट हो ही नहीं सकता. मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर. विदाउट ब्लू कलर का मतलब क्या हो गया, इट मे बी व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज, है ना. क्या हो सकता है यहाँ पे, व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज हो सकती है. अब ये व्हाइट कलर की कॉलोनीज क्यों प्रोड्यूस हो रही होंगी, क्योंकि हमने जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया, रिकॉम्बिनेंट को बनाया, तो लेग-जेड जीन की जो प्रॉपर्टी थी इट इज लॉस्ट. तो वो कैसी कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस कर सकती है, व्हाइट कलर की कॉलोनीज. मतलब आपका सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. इसके हिसाब से कौन सा आंसर बन रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. आंसर हो जाएगा आपका डी. देखना एक बार, ठीक आ रहा है. 2 क्वेश्चन किए हैं अभी तो मैंने, फिर मैं इसी फ्लो में रखूं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे 2025 से लिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, द डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा कोई रात में थप्पड़ मार के भी अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछ लेना तो प्लीज बता देना। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे ऐसा कह रही हूँ क्योंकि 2015 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और ऑलमोस्ट हर ईयर में एक ना एक क्वेश्चन या इस पैराग्राफ से आया ही आया है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचा सकती है और यही मेडिकल कॉलेज से आपको बाहर निकाल सकती है। सिर्फ डीएनए का फ्रेगमेंट कैसे निकालना है सोचो, वही आपको एमबीबीएस से निकाल सकता है या एमबीबीएस में पहुंचा सकता है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, द डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस में यूज करते हैं या नहीं करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व्ड नियर द एनोड while the larger size fragments are found near the wells in an agarose gel। अब जब ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल आ रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले इस टॉपिक को समझते हैं अच्छे से और फिर हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। देखो इस तरीके के एक पूरा का पूरा पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है और इसके बाद एक और इसी के साइड में एक और पैराग्राफ है। ये इन दोनों ही पैराग्राफ से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, लेट्स डिस्कस। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे बैंड्स दिख रहे होंगे। होता क्या है, जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो वो काफी सारे टुकड़ों में कट जाता है। अब हमें कौन सा टुकड़ा चाहिए, हमारे इंटरेस्ट कौन से टुकड़े में ज्यादा है, उस टुकड़े को हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 kb तक का कोई भी फ्रेगमेंट यहाँ पे से आइसोलेट करना है तो यहाँ पे अगर मैंने नीचे मार्किंग कर रखी है कि यहाँ जो फ्रेगमेंट मिलेगा वो 100 kb का है, यहाँ जो मिलेगा वो 80 kb का है एंड सो ऑन। और सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सबसे दूर की तरफ जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है ये किस पे बेस्ड है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम सबको पता है कि जो डीएनए है बेटा, ये डीएनए कैसा होता है, ये डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और नेगेटिवली चार्ज अगर ये डीएनए है तो कहाँ हम इसको लोड करेंगे, तो हम इसको लोड करेंगे एक किस तरीके के इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और दूसरी तरफ जिधर की तरफ ये भागेगा ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन सा क्या आपका इलेक्ट्रोड हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। मैं यहाँ पे एनोड या कैथोड का नाम अभी नहीं ले रही हूँ, बाद में लूंगी। तो हमने लोड कर दिया भाई। ये क्या है, ये वेल्स है। इन वेल्स में हमने डीएनए की क्या कर दी है, यहाँ पे हमने क्या किया है, डीएनए को लोड कर दिया है इन वेल्स में। अब जैसे ही आपने इनको लोड किया आपको यहाँ पे एक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा बेटा। उस मीडियम का नाम हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वो मीडियम है एग्रोज जेल। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एग्रोज जेल का हमने मीडियम यहाँ लिया है। और एग्रोज जेल क्या होता है, कहाँ से निकालते हैं, इस पे भी पीवाईक्यूज मिलेंगे। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्रोज जेल को हम कहाँ से निकाल रहे हैं, एग्रोज जेल को बेटा हम निकाल रहे हैं सीवीड से। और ये क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे में हमने क्या किया, एग्रोज जेल को बिछा दिया। अब एक एग्रोज जेल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई भी डीएनए का सेगमेंट इस पे भागेगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, वो क्या होगा, इसमें धस सकता है। सीविंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि ये एग्रोज जेल उसको सीविंग, छन्नी वाला इफेक्ट इसको प्रोवाइड करेगा। और जैसे जैसे वो अपने साइज के अकॉर्डिंग आगे जाएगा, जो जितना ज्यादा लार्जर साइज होगा वो उतना भारी होगा, तो वो पहले रुक जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये वाले फ्रेगमेंट्स इस फ्रेगमेंट के कंपैरेटिवली आपको लार्जर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन आती है, स्मॉलर द सेगमेंट, ठीक है, जितना सेगमेंट। अब भाई मुझ जैसा कोई मोटा इंसान भागना शुरू करेगा तो वो कम दूर तक जा पाएगा, लेकिन बिल्कुल पतला दुबला, बिल्कुल छोटा सा एक बच्चा
भागना शुरू करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो वही यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे जब ये फ्रेगमेंट्स भागना शुरू कर रहे हैं तो जितना छोटा फ्रेगमेंट है उतना ज्यादा दूर तक ये जा रहे हैं। और कहाँ की तरफ जा रहे हैं बेटा, कौन सी की तरफ जा रहे हैं, ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स द एनोड। ये एनोड वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, इस इलेक्ट्रोड के लिए लिखा हुआ है जहां पे ये डीएनए का फ्रेगमेंट भाग के जा रहा है। और ये वाला कौन सा हो गया फिर, जहां पे हमने लोड किया, इट इज कैथोड। तो कैथोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है एंड एनोड यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कहाँ पे हमें भगाना है, कौन सा हमें मीडियम यूज करना है और क्या क्या सारी चीजें हमने करनी है। अब इतना तो हमने काम कर लिया, लेकिन भाई हम कह रहे हैं कि 10 kb का एक फ्रेगमेंट है, तो क्या 10 kb के फ्रेगमेंट को आप ऐसे ही बिना चश्मे के या मेरी तरह चश्मा लगा के देख पाओगे? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा एक और काम कि जो आपने डीएनए सेगमेंट्स को सेपरेट किया ये आप ऐसे ही खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो बिल्कुल वैसे नहीं देख सकते। तो इनको हमें करना पड़ेगा स्टेन, किसके साथ, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ। कभी कभी क्वेश्चन में इथिडियम ब्रोमाइड को ETBr भी लिख देते हैं। देखो भाई बायो के साथ साथ केमिस्ट्री भी अच्छी करनी है तो केमिकल से दोस्ती कर लो। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, इथिडियम ब्रोमाइड की। इसके साथ हमने स्टेन किया और फिर भी हमने ऐसे नेचुरल लाइट की प्रेजेंस में उसको नहीं देखा है, किसकी प्रेजेंस में देखा है भाई बताओ जरा, ये हमने देखा है यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो इस पैराग्राफ की हर लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 4 नंबर दिला सकती है या फिर 5 नंबर आपके समझ जाओ। और जब हम इस पीस को, ये जो हमारे इंटरेस्ट का पीस है, जैसे घर में बर्फी काटते हैं ना, ठीक वैसे ही जब हम इस पीस को कट करके निकालते हैं तो इस कटिंग एंड सेपरेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं हम इल्यूशन। अब आप देखना कि इसके हर पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले हमने टॉपिक समझा है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पहले क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हमको लग रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट ऑब्जर्व नियर द एनोड। क्या एनोड के पास है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ी देर के लिए ना डोरा द एक्सप्लोरर बन जाओ कि क्या कह रहा है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के पैराग्राफ में ढूंढना है और कुछ नहीं करना। और जो बाकी सारे फ्रेगमेंट्स है, लार्जर फ्रेगमेंट्स, वो कहाँ मिल रहे हैं, फाउंड नियर द वेल्स। हाँ देखो, नियर द वेल्स लार्जर साइज फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, नीट ने आपके साथ कोई ना इंसाफी नहीं की। इतने क्वेश्चन बनाए हैं इस टॉपिक पे कि लास्ट में आपको वही थप्पड़ मार के कोई भी कुछ भी पूछेगा आप बिल्कुल आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। आपने क्या किया, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर दिया है, किसको, डीएनए को, जो कि आपने किससे के साथ स्टेन किया है, इथिडियम ब्रोमाइड, जिसको मैंने ETBr लिखा था अभी। वो किस तरीके का कलर शो करेगा। अब आप बड़े खुश हो जाओगे कि मैम ने ये सब कुछ तो बताया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ी थी। क्यों, क्योंकि वो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में बतानी थी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही आप यूवी लाइट डालोगे, ठीक है, और आपने इथिडियम ब्रोमाइड भी डाल दिया, तो आपको कौन सा कलर विजिबल होगा। तो कलर है बेटा यहाँ पे दिया हुआ, दिस इज द कलर। अब जैसे ही आप ब्राइट देखोगे आपकी आंखें भी ब्राइट हो जानी चाहिए, क्योंकि ब्राइट तो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, देखो। लेकिन नहीं, इतने खुश नहीं होना, फिर से ध्यान से देखो, ब्राइट ऑरेंज कलर की बात कर रहा है ये, ना कि ब्राइट ब्लू कलर की। तो आपको ब्राइट देखते बिल्कुल ब्राइट नहीं हो जाना, सारे ऑप्शंस ध्यान से देखो और फिर आंसर आपको क्या लगाना है, ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक है, इस तरीके से आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने होते हैं हर बार। कोई भी ऑप्शन कितना भी अच्छा लग रहा हो कि हाँ एक शब्द पढ़ के आंसर आ गया,
बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप अपने 4 नंबर खो सकते हैं। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन जो कि 2022 फेज 1 में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सबसे पहले तो आप ट्रू, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, करेक्ट इसको अंडरलाइन जरूर करें। रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट यहां पे कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस gives blue colored colonies blue colored DNA bands on the gel। भाई इन्होंने क्या किया है, दो चीजों को मिक्स करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा मेरा भी दिमाग घुमा, हो सकता है आपका भी घुमा हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा, कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें सही बतानी नहीं है, गलत बतानी है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नोन एज इल्यूशन। ये लाइन भी अभी हमने देखी। और फिर हमने इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन भी किया। तो कौन सी लाइन हमें इनकरेक्ट लग रही है, ये ब्लू कलर वाली। क्या हो गया है आज, ब्लू कलर आपको बहुत गलत दिख रहा है ना। तो ये फिर से आंसर हो जाएगा कि ब्लू कलर का कोई भी बैंड नहीं दिखता हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहला स्टेटमेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ नेचुरल पॉलीमर। ये भी अभी हमने लाइन डिस्कस की थी ना, मैंने कहा हर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बायोटेक की लाइन आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। और अभी तक का ट्रेंड अगर देखा जाए तो ये 25-30 पेज आपके एनसीईआरटी के 50 नंबर तक, सोच रहे हो 25-30 पेज और ठीक दुगने नंबर, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर यहाँ पे बात कर रहा है सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स अपॉन द साइज। सही बात तो है। अभी आपने देखा, मैंने कहा कि मैं चलना शुरू करूंगी, मैं एक लार्जर साइज का फ्रेगमेंट हो गया, और एक छोटा सा बच्चा शुरू करेगा तो वो थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा। तो हम किसके बेस पे सेपरेट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डीएनए। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इज इट? यहां पे हम देखते हैं फिर से वही डायग्राम, क्या एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से ये मूव कर रहा है फ्रॉम द टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली। भाई ये तो किसी ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं भी पढ़ी होगी ना, तब भी बता देगा। क्यों बता देगा? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से करना है। यहां लिखा है नेगेटिवली, यहां लिखा है पॉजिटिवली, तो इन दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है, बाकी तो गलत ही होगा। तो जब हम क्या बात कर रहे हैं, माइग्रेट्स फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो ये लाइन बेटा बिल्कुल ही गलत हो गई। बाकी की 3 ठीक हैं और एक लाइन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो जैसे ही आप डी एलिमिनेट करते हो, ये ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया, लेकिन सी तो ठीक है ना, इसलिए ये भी गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। लेट्स मूव टू डिफरेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। देख रहे हो हर बार में डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट ही बस हमें 4 नंबर दिलवा दे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय टेक्निक। क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम इतनी देर से? बस यही पढ़ रहे हैं जो आपने अभी मन में बोला। और यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत है, यहाँ हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। गलत कर दी भाई इनने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड। फिर से देखो, ये सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपने देखा था, उसमें ऑप्शंस वर डिफरेंट। अब ये सेम क्वेश्चन 2021 में भी आया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से चेंज हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट्स को किसके साथ विजुअलाइज कर रहे हैं? इथिडियम ब्रोमाइड विद यूवी रेडिएशन हो सकता है,
एसिटोकार्बिन, एसिटोकार्बिन का नाम इस पूरे बायोटेक के चैप्टर में हमें कहीं नहीं पढ़ा, तो हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे। फिर है इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि चलो मान लो आपको इथिडियम ब्रोमाइड याद रह गया, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि हम किस टाइप का रेडिएशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम किस टाइप का रेडिएशन बेटा यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग हियर यूवी रेडिएशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला नहीं होगा, फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ 2 या 3 कंसेप्ट को मिक्स करने की कोशिश की है। तो अभी तक आपने देखा कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन इसमें हमने 1 या 2 लाइन कहीं और से भी उठाई हैं। मतलब आपको एनसीईआरटी के डिफरेंट पैराग्राफ्स को भी ध्यान से पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपका एक होमवर्क कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की? एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और क्या करता है ये? क्या आइसोलेशन एंड सेपरेशन करता है? बिल्कुल नहीं, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है बेटा। आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन करवाता है? कौन करवाता है? पीसीआर तो नहीं करवाता, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट। नहीं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए तो कौन करता है? पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए पीसीआर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉलीमरेज एंजाइम जॉइंस द इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर। भाई तो फिर डीएनए लाइगेज क्या करेगा? संन्यास ले लेगा क्या? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से मुझे ये नेक्स्ट लाइन जो है ये पढ़ने के बाद ये आंसर करना, क्या आपने आज तक ये लाइन एनसीईआरटी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी में है। कहाँ है ये? ढूंढो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग द प्यूरिफाइड डीएनए। जो आपने प्यूरिफिकेशन के बाद डीएनए निकाला है उसको हमें क्या करना है? इंक्यूबेट करना है। किसके लिए? डाइजेस्ट करने के लिए। किसके साथ करना है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इंक्यूबेट करना है। और जब हम इंक्यूबेट कर रहे हैं विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हमें जो कंडीशंस लेनी है बेटा, ये कंडीशंस कैसी लेनी है? ऑप्टिमम कंडीशंस लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईमानदारी से बताओ, क्या ये लाइन देखी आज तक? चलो, नहीं देखी तो दिखा देते। ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, जहां पे आपको ये पैराग्राफ दे रखा है। इसकी पहली लाइन जरा देखो, ये वाली लाइन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन are performed by incubating the purified DNA molecules with restriction enzyme at the optimal condition। दिख गया? तो क्या ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे पूछी गई है और हमसे करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है In a mixture, the DNA fragments are separated by। पीसीआर के बारे में मैंने अभी आपको बताया, पीसीआर का यूज तो हम किसी और काम के लिए करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, अगर आप बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर देखेंगे तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हम किसी और काम के लिए करेंगे, लेकिन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, बेटा ये तो हम फ्रेगमेंट को इस तरीके से कट करने के लिए करते हैं, तो ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देख रहे हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कम अभी तक 10 से 15 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये। फिर से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब तो आपको देखते ऐसे ही आंसर आ जाना चाहिए। थोड़ी देर पहले भी इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशन में डिफरेंस था, अभी भी इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशन में ही आपको चूज करना है। तो क्या चूज करें? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या चूज करें। हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं इथिडियम ब्रोमाइड किसके साथ?
यूवी रेडिएशंस के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। अभी तक हम क्या बता रहे थे, अभी तक हम बता रहे थे करेक्ट स्टेटमेंट्स, और इसमें हमको क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सही बात है। सो इट इज लोडेड टुवर्ड्स द एनोड, नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था कैथोड। तो क्या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया? बिल्कुल ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, चलो क्रॉस नहीं लगाते। अब इसके हिसाब से क्या आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है? ये तो बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ए ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। फिर देखते हैं किसमें हम काम चला सकते हैं, देख के सी स्टेटमेंट देख के काम चला लेते हैं, लेकिन अभी हम सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट। भाई आपने अगर कंसंट्रेशन से अफेक्ट ही नहीं कराना तो हम मीडियम क्यों प्रोवाइड करेंगे? किसी ना किसी चीज का मीडियम अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन डेफिनेटली उस प्रोसेस को अफेक्ट कर रही होगी, तभी तो हमने प्रोवाइड किया है ना। तो ये स्टेटमेंट अभी सही है या गलत, थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड थ्रू इट। ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे देखा था, क्या देखा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने ये देखा था। भाई देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस, द स्मॉलर इज द सेगमेंट, द फार्दर इट मूव्स, द फार्दर इट मूव्स, ये देखो लिखा हुआ है ना। और इसकी कंसंट्रेशन भी डेफिनेटली उसको अफेक्ट कर ही रही होगी, जबकि वहां पे लिखा हुआ है इट डज नॉट अफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट जैसे ही करेक्ट हो गया तो आपका सी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा और आंसर क्या आ जाएगा फिर, ए, बी एंड डी। क्या डी पढ़ने की जरूरत है? पढ़ लेते हैं, चलो। कह रहा है प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली, इज इट? भाई अगर हम डायरेक्टली विजुअलाइज कर रहे होते तो इतनी देर से जो हम एक नाम रट रहे हैं इथीडियम ब्रोमाइड, उसका क्या कफ होगा फिर? तो इथीडियम ब्रोमाइड के साथ पहले हम स्टेन करेंगे, उसके बाद यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर के साथ हम उसको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चलो अब कह रहा है कि डीएनए कैसे चार्ज है। ये तो एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा जिसने बायोटेक नहीं पढ़ी। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। DNA fragments separated on agarose gel can be visualized after। भाई मैं तो बोर होगी, एक ही आंसर आपको बार बार करना है। कुल मिला के देखो, इस चैप्टर की एक बहुत हंसी की बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ क्या कहते थे कि आपको कुछ भी काम किसी से करवाना है और उसी इंसान से अगर करवाना है तो अलग अलग तरीके आप अपना सकते हो, लेकिन काम तो उसी को करना है। तो अल्टीमेटली आपको आंसर तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को ही करना है। तो कैसे भी पकड़ो, नाक तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की पकड़ी जा रही है, चाहे आप लेफ्ट हैंड से पकड़ो, राइट हैंड से पकड़ो, किसी भी हैंड से पकड़ो, आगे से पकड़ो, पीछे से पकड़ो। तो कुल मिला के आपको कैसा क्वेश्चन आएगा ये प्रीवियस ईयर से काफी आइडिया लग जाएगा। लेकिन आंसर किसको करना है? मुझे? मैं आंसर नहीं करने वाली हूँ। आंसर किसको करना है? आपको करना है। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इथीडियम ब्रोमाइड। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, 2017 का क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल आंसर बताएं कि इसका क्या आंसर आप दे सकते हो। मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आंसर बता बता के। अब आप थोड़ा सा एफर्ट डालें और बिल्कुल बताएं। फिर से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चलो कुछ फ्रेश क्वेश्चन आया और ये 2025 का ही क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको यहाँ पे दे रखी है और इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कंसेप्ट एकदम से चेंज हुआ है। तो क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, पढ़ते हैं। इन द अबव रिप्रेजेंटेड डायग्राम, ये डायग्राम आपको दे रखा है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है द प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए
एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी, कहाँ पे हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहे हैं, ये इंसर्ट हम कर रहे हैं बेटा यहाँ। मतलब अगर हमने इको R1 की साइट यूज की है तो इको R1 की साइट यहाँ पे प्रेजेंट है, और इको R1 की साइट यूज करके जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको यहाँ पे इन्होंने एलियन डीएनए बोल रखा है, इस एलियन डीएनए को कहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया हुआ है। अब इस एलियन डीएनए को इंसर्ट करने से पहले क्या हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ एक एंजाइम है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हाँ बिल्कुल सही, जो हमने सबसे पहले या दूसरे क्वेश्चन में देखा था। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता था, कलर्ड कॉलोनीज प्रोड्यूस करता था इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा इफ वी वांट टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज क्या थी, फटाफट से रिवाइज करो। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज वो थी जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए प्रेजेंट होगा, और जब ये प्रेजेंट होगा तो इसके इंसर्शन की वजह से, इसके इंसर्शन की वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्या, इसी को तो हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह रहे थे। ये क्या हो गया, इनएक्टिवेट। तो क्या ये अपने कलर, अपने रंग ढंग दिखा सकता है तुम लोगों की तरह? बिल्कुल नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यूजिंग एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं? देखो भाई, हमने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, कोई छेड़ाछाड़ी इससे की ही नहीं। तो चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, कोई चेंज आएगा ही नहीं इनकी सेहत पे। तो भाई ये क्यों बताएंगे तुमको कि हम रिकॉम्बिनेंट हैं कि हम नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं? तो ये तो बता नहीं सकते, फिर कौन बता सकता है? ब्लू कलर्ड कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। हमें क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करने हैं या रिकॉम्बिनेंट? क्या सिलेक्ट करना है? रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करने हैं। तो ब्लू कलर की जो कॉलोनीज होंगी ये तो क्या होंगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी। तो हम इनको सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, व्हाइट कलर की कॉलोनीज को। ये व्हाइट कलर की कॉलोनीज कैसी होंगी, रिकॉम्बिनेंट होंगी। और कैसे ये रिकॉम्बिनेंट बनी, क्योंकि हमने इको R1 का यूज करके इस साइट पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया, जिसकी वजह से ये जो गैलेक्टोसाइडेज है इसकी प्रॉपर्टी लूज हो गई टू प्रोड्यूस ब्लू कलर, और ये क्या बन गए हैं, ये बन गए हैं रिकॉम्बिनेंट। लास्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं कि ब्लू कलर्ड कॉलोनीज ग्रोन ऑन एम्पिसिलिन प्लेट्स कैन बी सिलेक्टेड। नहीं भाई, ये भी कैसी हो जाएंगी, ये भी नॉन रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन ना अभी आया हुआ है और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो गो टू योर टीचर्स, बिल्कुल रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सब कुछ क्या होता है क्या नहीं होता आपको आना चाहिए। और कोई नहीं मिल रहा तो कम टू अनअकैडमी लाजपत नगर, मैं आपको बता दूंगी कि क्या होता है। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से बायोरिएक्टर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन पिछले 2-3 साल का ट्रेंड अगर आप उठा के देखोगे तो हर वो अनएक्सपेक्टेड चीज नीट में होती आ रही है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहा है फोम बेकर क्या होता है। अब जिसने एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं देखा वो इस डायग्राम को देख के कैसे बताएगा कि फोम बेकर का क्या होता है, फोम बेकर, सॉरी फोम ब्रेकर क्या होता है। देखो मुझे ही नहीं पता, लेकिन अभी आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों बायोरिएक्टर्स का डायग्राम मैंने आपके सामने एनसीईआरटी से ही उठा के लगाया है। देखो कोई भी कितना भी कहे कि ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, ये बुकलेट पढ़ लो, ये ऐसे फ्लो चार्ट्स पढ़ लो,
तुमको क्या करना है, लास्ट टाइम पे अपनी एनसीईआरटी माता को ही ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो इमेज मेमोरी क्रिएट हो रही है वो किससे होनी है, चाहे वो टेक्स्ट की हो, चाहे वो डायग्राम्स की हो, चाहे वो डायग्राम के नीचे लिखे हुए कैप्शंस की हो, वो सिर्फ और सिर्फ किस में दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है भाई। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो एनसीईआरटी में देखो ये साफ साफ दे रखा है कि दिस इज द होम ब्रेकर। अब ये तो एक बार क्वेश्चन आ गया, अब इसमें वापस आप पूरी प्रोसेस को जरा ध्यान से देखना। होता क्या है, बायोरिएक्टर्स होती हैं बहुत लार्ज साइज की वेसल्स, जिसमें हम अपना जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, जब हम उसको बहुत लार्ज साइज पे क्या करना है, हमें उसको बनाना है, तो हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। एक होता है आपका स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और एक होता है स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। ये दोनों के डायग्राम आपके बिल्कुल सामने हैं। इसमें हम स्टरिंग के थ्रू जितनी भी ऑप्टिमम कंडीशन होती है, जिसमें मेन होता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, वो इस स्टरर को घुमा के थ्रू आउट द कंटेनर मेंटेन रखते हैं। और यही काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ और अलग तरीके से हम कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आप देखना जरा ध्यान से। दिस इज मोटर, दिस इज फोम वेकर, ये फ्लैट ब्लेड हमने यहाँ पे लगा रखा है, और इसके अंदर आपने जो पूरा का पूरा मीडियम प्रोवाइड किया है उसको हम यहाँ पे कल्चरिंग कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, क्या ये या ये, तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी इज द आंसर। लो सी दे भी सी ऑप्शन में ही रखा है। तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, सपने में कोई और नहीं आना चाहिए। अभी कौन आना चाहिए, एनसीईआरटी, और बिल्कुल भी कोई सपने में ना आ जाए तुम्हारे, ठीक है। अब बात करते हैं 2024-25 के जो क्वेश्चन का रेफरेंस है वो जरूर लेके जाना, बहुत ही खतरनाक टाइप के क्वेश्चंस थे यहाँ से। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। किस हिसाब से अरेंज करना है, जिस भी सीक्वेंस में हम उसको करते हैं। अब एक चीज बताओ जब आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हो तो सबसे पहले बिलिंग कराते हो क्या, नहीं कराते हो ना। सबसे पहले आप वो अपना सेगमेंट चूज करते हो जहां से आपको कपड़े चाहिए, कि एथनिक चाहिए कि वेस्टर्न चाहिए, कौन सा पेयर ऑफ क्लोथ आपको चाहिए, वो सिलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो डीएनए चाहिए बेटा, द डीएनए फ्रेगमेंट जो हमको चाहिए वो हम सबसे पहले आइसोलेट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट तो निकाल लिया, अब क्या उतने कपड़े जो आपने सिलेक्ट करते टाइम उठाए सारे खरीद के आते हो, नहीं आते ना, तो उसमें से भी आपको चूज करना पड़ेगा। तो कैसे चूज करोगे कि भाई हमने जो कट किया पीस ऑफ डीएनए, जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके कट किया था और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके सेपरेट किया था, उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। देखो नेक्स्ट स्टेप ये आ गया। तो इस तरीके से क्या हमने कोई ऑप्शन एलिमिनेट किया, हाँ ये ऑप्शन गया, ये भी गया, बचे ये दो। अब आपने क्या कर दिया, सी के बाद बी, ये वाला भी गया, ठीक है। तो सी के बाद बी वाला पार्ट लगा दिया और इस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को जिसको आपने आइसोलेट किया है, एक मिनट, ठीक है। जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट को आपने क्या किया है, स्पेसिफिक लोकेशन से कट किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके, उसको हम क्या करेंगे, किसी होस्ट के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली किसी होस्ट के अंदर डाल दिया तो जो इतनी मेहनत हमने की थी डीएनए ढूंढने की, डीएनए को काटने की, वो सारी मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उस डीएनए को पहले एम्पलीफाई कर लेंगे। तो हम इस स्टेप को करने से पहले कौन सा स्टेप कर लेंगे, ये डी वाला स्टेप कर लेंगे। यूजिंग, किस स्टेप को यूज करने के लिए क्या करेंगे हम, यूजिंग पीसीआर। तो फाइनली हमारा आंसर आता है सी, बी, डी एंड ए।
पहले हमने आइसोलेट किया, फिर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके कट किया, फिर उसको किसी होस्ट में चिपकाने से जस्ट पहले कि हमारी मेहनत कहीं खराब ना हो जाए। कौन मेहनत खराब करना चाहता है भाई? कोई नहीं खराब करना चाहता। आप भी अपनी मेहनत खराब मत करना बिल्कुल। उसको हमने क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। किसका यूज करके? यूजिंग पीसीआर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और फिर उसको होस्ट के अंदर डाल दिया, तो हमारा ऑप्शन आ गया 2 वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 2025 में ही आया है। मतलब एग्जामिनर का अगर आपको मूड प्रिडिक्ट करना है तो सबसे आसानी से सबसे पहले पीवाईक्यू उठाओ। अब तो उठाने की भी जरूरत नहीं, मैं आपके लिए ले ही आई हूँ। और फटाफट एनसीईआरटी उसके साथ लेके पढ़ते जाओ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो ये डिफरेंट टॉपिक है। अभी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डीप में पढ़ चुके हैं। अब ये डिफरेंट टॉपिक आया पीसीआर। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा पीसीआर के बारे में पढ़ते हैं। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी से ही उठाया है मैंने, जिसमें 3 स्टेप दे रखे हैं बेटा। कौन कौन से 3 स्टेप दे रखे हैं? एक है डीनेचुरेशन, एक है एनीलिंग और एक है एक्सटेंशन। ये स्टेप 1 हो गया। ये स्टेप सीक्वेंस वाइज आपको याद होने चाहिए। कैसे याद करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सीक्वेंस 3 से 4 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। सिर्फ सीक्वेंस कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो इसको आप याद कर सकते हो DAE करके। डी यहाँ पे डीनेचुरेशन से आ गया, ए यहाँ पे एनीलिंग से आ गया, और ये जो ई वाला है वो एक्सटेंशन से आ जाएगा। ऐसा ही मिलता जुलता एक आपने याद किया होगा जब हम मेनिंजेस की बात करते हैं। मेनिंजेस में क्या था, यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रही हूँ। जो मेनिंजेस थी ब्रेन की, उसमें DAP का सीक्वेंस था, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड एंड पाइयामेटर। तो इस P की जगह यहाँ पे क्या है, E वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस याद करना है। तो हमको अल्टीमेटली करना क्या है बेटा, जो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट डिजायर्ड है उसको हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द फ्रेगमेंट, ये वाला और ये वाला, इसके बीच में यहाँ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो सबसे पहले तो इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमें तोड़ना है और इन दोनों फ्रेगमेंट्स को क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो देखो ये हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है। इस डिजायर्ड फ्रेगमेंट के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनको हमें तोड़ना है। 2 लोगों की दोस्ती अगर बहुत एकदम क्या है, एकदम गहरी दोस्ती है, तो उनको तोड़ने के लिए क्या आप 1 मिनट छोटी सी आग लगा के थोड़ी सी चुगली करके कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बड़ी आग लगानी पड़ेगी। थोड़ी बड़ी आग लगाने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको जो हीट देनी है, ये हीट काफी ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम डेटा मान के चलें तो यहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस से लेके 90 डिग्री सेल्सियस से लेके 94 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाया है, ये दोनों फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। दोनों फ्रेगमेंट्स अलग अलग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जब डीनेचुरेशन से इस स्टेप पे आते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम थोड़ा डिक्रीज करेंगे, थोड़ा ऑलमोस्ट 50-60 या 40-50 के आसपास हम यहाँ पे लेके आते हैं। और जब टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज किया तो हमने यहाँ एनील किया है। एनील का मतलब है चिपकाना। क्या चिपका रहे हैं हम, यहाँ पे चिपका रहे हैं प्राइमर, एक छोटा सा प्राइमर चिपकाया है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझना कि प्राइमर हमने किस साइड में चिपकाया है। तो प्राइमर को हमने 3 प्राइम एंड की तरफ चिपकाया, और जो प्राइमर लिया है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पॉलीमराइज करेगा। ये चीजें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हैं, ये आपको याद रखनी ही रखनी है। अब हमने एनील कर दिया, मतलब प्राइमर को एक जगह पे चिपका दिया। क्या हमारा काम खत्म हो गया? एक डीएनए का फ्रेगमेंट इतना बड़ा और एक डीएनए का फ्रेगमेंट इतना छोटा सा, क्या हम इतने छोटे फ्रेगमेंट में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्राइमर आपने लगाया है इसको पूरा स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जाके फिर से हम एक्सटेंशन वाला जो स्टेप है इसमें टेम्परेचर को फिर बढ़ाते हैं और
क्यों बढ़ाते हैं, इस चीज को जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो बेटा, एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, दैट इज टाक पॉलीमरेज। अब ये टाक पॉलीमरेज क्या है, कहां से हम इसको लेके आए हैं, इस सब पे भी क्वेश्चन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो टाक पॉलीमरेज है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से, जिसका नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस। इस थर्मस एक्वेटिकस से हम निकाल लेंगे। और ये कैसा है, एक थर्मोस्टेबल, स्पेस नहीं है तो मैं यहां सीधे थर्मोस्टेबल लिख देती हूं, थर्मोस्टेबल ऑर्गेनिज्म है ये। यहां से इसको निकाला, इसीलिए इसका नाम टाक पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज इसलिए क्योंकि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। तो इस टाक पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी होती है बेटा, ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है इसकी ऑलमोस्ट 70 डिग्री के आसपास, 72 मान के चल लेते हैं, लेकिन इट कैन सर्वाइव अप टू 95 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, थर्मोस्टेबल, कि कितनी भी हीट हो उसकी प्रेजेंस में कैसा रहेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा। चलो भाई, थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया से निकाला और अपना काम करवा लिया, और हमने यहाँ पे देखो पूरा का पूरा नया स्ट्रैंड बना लिया। अब हम एक पूरा का पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड लेके चले थे, और हमें यहाँ पे कितने मिल गए, यहाँ पे हमें 2 स्ट्रैंड्स मिल गए, मतलब हमने ट्वाइस कर दिया। क्या, अगर इनिशियल कॉपीज हम और ज्यादा लेके चलेंगे तो फाइनल कॉपीज हमें और ज्यादा मिल सकती हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 30 साइकिल्स, इतनी साइकिल्स अगर आप कर रहे हो तो कितनी कॉपीज मिल रही हैं, मतलब 2 की पावर 30 अगर हमने कर दिया तो हमें कितनी कॉपीज मिल गई, 1 बिलियन कॉपीज। तो यहीं से जो फॉर्मूला आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज अगर आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज अगर हमसे यहां पूछा जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। दिस इज द फॉर्मूला जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और यही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि नंबर ऑफ कॉपीज यूजिंग पीसीआर आप कितनी बना सकते हो। तो 2 की पावर n यहाँ आ गया। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया जो कि एनसीईआरटी में नहीं था, और सारे के सारे स्टेप्स भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें असर्शन और रीजन दे रखा है। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखोगे तो असर्शन रीजन क्वेश्चन टाइप के बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जरूर देख के जाना। और ये क्वेश्चन कब का है, ज्यादा पुराना तो है नहीं, जैसे मैं बहुत पुरानी हूँ, क्वेश्चन पुराना नहीं है, 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। सही बात है, अभी अभी हमने देखा। और नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी सही है, एम्पिसिलिन की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट तो मुझे दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी तालमेल नहीं है, तो ये एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब एक चीज पता है, एग्जामिनर करता क्या है, जनरली हमारा ये माइंडसेट हो चुका है कि अगर वो एक्सप्लेन कर रहा होगा तो ऑप्शन ए होगा, नहीं कर रहा होगा तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन जब भी आप असर्शन रीजन करें, ऑप्शंस को एक बार जरूर ध्यान से देख लें। जैसे इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रखा है, हो सकता है आपके जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शंस को थोड़ा सा मोल्ड किया हो, तो प्लीज 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 अपने ऑप्शंस को ध्यान से जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फेट ऑफ डीएनए।
डीएनए का भाई फेट क्या है, क्या उसकी डेस्टिनी है, कहाँ पे वो जाके इंटीग्रेट करेगा और कहाँ पे नहीं करेगा। व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ और जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमने वेक्टर में इंट्रोड्यूस या किसी और फॉरेन पार्ट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, सीधे सीधे क्या किया है, एलियन ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको डाल दिया है। तो उसकी क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी वो हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है इट मे इंटीग्रेट इनटू द इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। बेटा ये प्रॉपर्टी तो प्लाज्मिड की नहीं होती और हम कह रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला है सिर्फ, तो प्लाज्मिड वाली प्रॉपर्टी सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट में हमको नहीं मिल सकती। तो ए ऑप्शन इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी तो उसमें नहीं मिलेगी इन द प्रोजेनी ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है इट मे इंटीग्रेट इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। बाहर से जब डीएनए डालोगे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो होस्ट की जो भी जीनोम है उसके साथ इंटीग्रेशन कर सके, तो इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड। अगर वो जीनोम ऑफ होस्ट के साथ इंटीग्रेट हो रहा है तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और जब मल्टीप्लाई करेगा, इंटीग्रेट करेगा, तो वो साथ साथ में क्या हो सकता है, इनहेरिट भी कर सकता है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने कहा कि इंटीग्रल पार्ट बनेगा। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इट शोज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब इसके हिसाब से भाई क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, जरा सोचो समझो और बताओ। कह रहा है इट शोज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, लेकिन आपको ये दो ऑप्शन ज्यादा क्लोज नहीं लग रहा है? इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग द होस्ट, क्योंकि ये डी वाला पार्ट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जैसे ही डी वाला पार्ट गलत हुआ, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ई वाला पार्ट भी गलत हो सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने की पॉसिबिलिटी भी वहां पे नहीं है। होस्ट के जीनोम के साथ हो सकता है वो रेप्लिकेट कर जाए, तो आपका ई वाला पार्ट भी गया, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब बचा ए और सी वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो तो बिल्कुल ही गलत है, तो ए वाला भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। और ऑप्शन यहाँ एलिमिनेशन के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से कौन सा आंसर बन जाएगा, 3 आंसर बन जाएगा कि भाई इंटीग्रल पार्ट बन रहा है और एबिलिटी रखता है मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, तो रेप्लिकेट करने की और मल्टीप्लाई करने की बात थोड़ी सी क्लोजर है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा बन जाएगा, बी एंड सी ओनली। 2023 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। देखो अभी मैंने कहा था ना आपसे कि सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया, वही भगवान इतनी जल्दी सुन लेंगे कभी नहीं सोचा था मैंने। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पीसीआर में जो रिएक्शंस हैं उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस यहाँ पे हो जाएगा DAE। फटाफट से लिख लिया करना, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। क्वेश्चन देखो, फटाफट लिखो। तो DAE क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2021 में दिखा जरूर रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो और भी इसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो इसमें सीक्वेंस नहीं पूछा है, लेकिन इसमें क्या पूछा है चलो देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन, किसका यूज करके, यूजिंग पीसीआर, इफ हमने क्या किया, वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, तो कौन सा स्टेप है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, ये पूछा गया है। अभी मैंने आपको जब पीसीआर पढ़ाया तो पीसीआर पढ़ाने के टाइम पे सबसे हाई टेम्परेचर इस स्टेप में रखा था क्या, अभी बताया ना। दो लोगों की दोस्ती तोड़ने तो क्या करना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी। आग लगाई मतलब टेम्परेचर बढ़ाया। तो टेम्परेचर अगर आप नहीं बढ़ा रहे हो, तो कौन सा स्टेप नहीं हो सकता है,
डीनेचुरेशन नहीं हो सकता, उनके बीच की जो दोस्ती है उसका नेचर बिल्कुल नहीं बदल सकता है, डीनेचुरेशन नहीं होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें बेटा आपको मैचिंग करनी है। तो अभी तक आप पीसीआर पढ़ चुके हो, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ चुके हो, उसके हिसाब से हमें मैचिंग करनी है। सबसे पहले वो चीज देखो जो आपको आती है, उस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना जो नहीं आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज आती है, हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है। क्या करते थे हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते थे। तो बी का जैसे ही मैंने फर्स्ट मार्क किया, क्या ऑप्शन एलिमिनेट हुए, बिल्कुल हुए। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। मैचिंग में सबसे अच्छी चीज यही होती है, आप एलिमिनेशन साथ के साथ करते जाएं। अब आपने जैसे ही देखा ये दो हो गए, पहले का तो देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सेकंड ही हो सकता है। अब आप फटाफट से देखो सी किसके साथ मैच होगा। तो जब हम सी की मैचिंग कह रहे हैं पीसीआर किसके साथ मैच होगा, तो पीसीआर में क्या हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ठहरो। क्यों ठहरो, क्योंकि आपने दो ऑप्शन मैच किए। हमेशा क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें दो ऑप्शन मैच करके आंसर आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो हम आंसर ओएमआर में टिक करने से पहले बाकी के दो ऑप्शंस भी मैच करेंगे। बायोरिएक्टर किसके साथ मैच हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन जो डी दे रखा है ये किसके साथ मैच हो रहा है, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन। तो इसके हिसाब से जो आंसर बन रहा है बेटा वो बन रहा है 3। इसलिए आप जब भी मैचिंग के क्वेश्चंस देखें 2020, 21, 22 मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन मैच करके जरूर देख लें। टाइम सेव होता है एलिमिनेशन से, लेकिन मार्क्स तो भी सेव करना है ना, तो सारे के सारे ऑप्शन मैच करके जरूर देख लेना। देखो 2018 सेम क्वेश्चन, ऑप्शन थोड़े से उसने ऊपर नीचे कर दिए, बाकी कुछ नहीं। फटाफट से हमको क्या लिखना है, DAE। मेरी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए जब तुम पेपर में ये क्वेश्चन कर रहे होगे। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ये 3 स्टेप है, बस इतनी छोटी सी बात है। फिर से मैचिंग देखो किसकी है, अभी मैंने कहा था ना 2020, 21, 22 3 में मैचिंग बहुत ज्यादा आई थी। करो जरा मैचिंग। क्या कर सकते हैं हम, बेसिलस थ्रिंजेंसिस, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा हम यहाँ पे लगा लेंगे। थर्मस एक्वेटिकस, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया क्या निकालते हैं इससे, टैक पॉलीमरेज निकालते हैं। फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये भी आपने नहीं पढ़ा है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। और साल्विनेला टाइफीम्यूरियम, ये क्वेश्चन हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं वैसे तो इसको हम क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 चीजें आपने पढ़ रखी हैं और 2 चीजें आपने भी नहीं पढ़ी, तो इसको मैं एप्लीकेशन के साथ डिस्कस करूंगी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में क्या क्वेश्चन गलत है। पता है जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों को ऐसा लग रहा था कि मेरा आंसर तो 100% है कि सही होगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली इसके हर स्टेटमेंट को देखोगे तो हर स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में पूछा गया। अब इस लाइन को सोच के तब आंसर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी इस लाइन को लिखती है, सारी लाइन को लिखती है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लिखती है ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सही बात है, पैलिंड्रोमिक साइट पे ही कट करते हैं। क्या होता है पैलिंड्रोमिक साइट, हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। दे आर यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, भाई यही तो कर रहे हैं हम इतनी देर से, जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज ही तो कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। ये लाइन अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हो तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन क्या ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कोई भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बिल्कुल नहीं। तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी।
कहना मैम आपने कि कोई रेफरेंस तो दिखाया नहीं कि बाकी सारी लाइंस कैसे करेक्ट हैं, तो देखते हैं यहाँ कि बाकी सारी लाइंस कैसे करेक्ट हैं, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कैसे कैसे उसका काम होता है क्या नहीं होता, वो हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि क्या होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक क्लास ऑफ एंजाइम है पूरी की पूरी, जिसमें हम दो टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। ये सब पे आगे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगी। और उसमें भी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली कौन से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनकी खास चीज क्या होती है, जैसे मुझे कहीं पे कट लगाना है, ठीक है, और मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हूं, तो मुझे अगर अपनी कट लगाने की साइड बिल्कुल इसी पॉइंट पे मिल गई, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे कट लगा दूं, बिल्कुल नहीं, मैं यहां से यहां तक पूरी, मतलब ऐसे पूरी लेंथ को पहले इंस्पेक्ट करूंगी कि भाई मेरी साइट कहां कहां प्रेजेंट है, और फिर मैं उसके हिसाब से ही कट लगाऊंगी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी इसी तरीके से काम करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन जरूरी है, द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, कि उस डीएनए सीक्वेंस में कहां कहां पे उसकी रिकॉग्निशन साइट कैन बी प्रेजेंट, उसके हिसाब से उसको कट लगाना है। अब डीएनए एक स्ट्रैंड का तो है नहीं, कितने स्ट्रैंड का है, 2 स्ट्रैंड का। तो जब 2 स्ट्रैंड का डीएनए है तो उसकी ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों स्ट्रैंड को सेम लोकेशन, सेम स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के बीच में से ही क्या करेगा, जो शुगर फॉस्फेट के बॉन्ड्स है बेटा, वहां पे कट लगाएगा। और कट लगाने की जो जगह होती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो भी आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं देख के अभी आपको बताती हूँ कि कहां पे लिखी है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होगा, ये यहाँ पे देखो कि क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मलयालम तो फिर भी थोड़ा बड़ा वर्ड है, मैं अपने नाम, मतलब नाम नहीं, काम से रिलेटेड जो मेरा नाम है मैडम, मैडम को जरा पढ़ो। मैडम कैसे लिखेंगे हम, MADAM। अब आप अगर 5 प्राइम से पढ़ रहे हो और ये 3 प्राइम है, अगर आप 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ रहे हो, अब इसका फिर से 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ रहे हो, तभी ठीक है, क्योंकि ये जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बायोटेक में इसकी बात कर रहे हैं, जब हम इसमें बायोटेक की बात कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन ऑफ रीडिंग सेम रखना पड़ेगा। तब जो वर्ड सेम आएगा, जिसकी रीडिंग सेम होगी, उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा है, द पैलिंड्रोम सीक्वेंस इन द डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम। ये सेम वाली लाइन जितनी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी वाली लाइन है, ऑन द 2 स्ट्रैंड्स व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट सेम। द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट सेम का मतलब क्या है कि इफ you are reading from 5 prime to 3 prime direction on one strand, you have to read in the same direction from 5 prime to 3 prime। तो आप अगर इस सीक्वेंस को देखो ध्यान से, तो GAATTC कहां से शुरू किया, 5 प्राइम से शुरू किया, कहां पे खत्म किया, 3 प्राइम पे, और इधर से जब हमने 5 प्राइम से शुरू करके 3 प्राइम पे खत्म किया है, तब भी हमने डायरेक्शन ऑफ रीडिंग सेम ही रखा है, तब हम इस सीक्वेंस को क्या कह देंगे। और ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन है। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लगेगा कि मैम आप तो कह रहे हो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ना है, यहाँ तो 3 प्राइम से 5 प्राइम ही पढ़ रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने एक बार डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम चूज किए, तो दूसरे स्टैंड पे भी पढ़ते टाइम डायरेक्शन आप 5 प्राइम से 3 प्राइम ही रखोगे। अगर आपने पहले में 3 प्राइम से 5 प्राइम चूज कर ली, तो आप दूसरे में क्या करोगे, 3 प्राइम से 5 प्राइम ही रखोगे। जो डायरेक्शन एक बार चूज कर ली, अगर आपने ठान लिया है कि भाई नीट ही करना है, तो नीट ही करना है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना, ठीक है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो समझ गए होगे बात को आप कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एग्जैक्टली होता क्या है।
तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से बहुत सारे क्वेश्चन है। अब इस चीज को बिल्कुल दिमाग में भर लेना, ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है बेटा ये किसके लिए है, तो ये रिकॉग्निशन साइट होती है इको R1 के लिए। किसके लिए? इको R1 के लिए। और ये 3 से 4 बार का क्वेश्चन है PYQ। अभी हम देखेंगे, देखो दिख ही रहा है हमको सामने। तो ये पूरी लाइन हमने पढ़ ली। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमने साफ साफ बात कर ली कि जो भी एंजाइम होगा वो इंस्पेक्ट भी करेगा लेंथ ऑफ डीएनए को, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज भी हो रहा होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये लाइन सही नहीं है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में ये लाइन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो डीएनए लाइगेज के रिस्पेक्ट में ये लाइन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट यहाँ पे असर्शन रीजन में आपको दे रखे हैं और आपको करेक्ट आंसर से चूज करना है। पहला कह रहा है कि व्हेन अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द डीएनए स्ट्रैंड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस बन रहे हैं या फिर स्टिकी एंड्स जिसको हम बोल रहे हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। क्यों बन रहे हैं? देखो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस क्या होता है, कैसे वो बनते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। इस लाइन पे जरा ध्यान से देखना। ये लाइन क्या कह रही है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए के फ्रेगमेंट को सेंटर से थोड़ा सा दूर कट कर रहा है। क्या मतलब है वो ध्यान से समझो। अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज द साइट फॉर इको R1 और इको R1 का जो साइट है अगर इसका सेंटर ध्यान से देखोगे तो क्या दिस इज द सेंटर। लेकिन अगर ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाले को स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर कट करना है। तो इसकी जो रिकॉग्निशन साइट होती है बेटा इको R1 की वो हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे ये स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया। तो ये कैसे एंड्स प्रोड्यूस करेगा? ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा। और ये एट द सेंटर अगर कट कर रहा होता तो क्या स्टेटमेंट गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट फिर भी करेक्ट होता, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ब्लंट एंड के रिस्पेक्ट में, स्टिकी एंड के रिस्पेक्ट में वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो अगर ये यहाँ पे कट कर रहा है तो इस तरीके से ऐसे स्ट्रेचेस को, इस तरीके से स्ट्रेचेस को ये क्या करेगा? ओवरहैंगिंग छोड़ देगा। और ये जब ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस होंगे तो जो डीएनए लाइगेज है उसका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यही इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो डीएनए लाइगेज की थोड़ी सी मदद कर देंगे और आराम से क्या हो जाएगा? वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से फिर हमको यहाँ पे आंसर करना है कि क्या ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, वरना अगर इस तरीके से कटिंग नहीं हो रही होती, ऐसे ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस नहीं बन रहे होते, तो क्या हम इनको स्टिकी एंड्स कहते? बिल्कुल नहीं कहते। तो आंसर क्या हो जाएगा? वही जो मैंने आपको पहले बात बताई कि असर्शन रीजन के ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देख लें, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट द पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, क्या ये सेम ही क्वेश्चन है? इज इट सेम? हाँ, काफी हद तक ये सेम है, बस फेज 1 और फेज 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या दोनों स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखे और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन की बात तो इन्होंने यहाँ की ही नहीं है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको करेक्ट पेयर चूज करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले तो हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि करेक्ट पेयर हमें यहाँ पे चूज करना है। लाइगेज ज्वाइन द 2 डीएनए। अभी हमने बात की लाइगेज की और लाइगेज ये यहाँ पे आ गया। लाइगेज क्या करता है? देखो याद करने का तरीका आपको बताऊं। G फॉर ग्लू, तो जो मॉलिक्यूलर ग्लू है, क्या मॉलिक्यूलर ग्लू, ये क्या हो गया?
डीएनए लाइगेज। तो ग्लू क्या करता है? बोलती बंद, जैसे आप लोगों ने कर रखी है अपनी। नहीं कर रखी है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दिया करो कि डीएनए लाइगेज यहाँ पे क्या कर रहा है? मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम कर रहा है। तो बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो पॉलीमरेजेस क्या कर रहा है? ब्रेक। भाई पॉलीमरेज, नाम में ही पॉलीमराइजेशन है, तो ब्रेक क्यों करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड पे काम करने वाला एंजाइम इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, तो ये कह रहा है कि मेक द कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। बेटा जो विद इन द डीएनए बात करता है ना, विद इन डीएनए, ये होते हैं एंडोन्यूक्लियस। कौन से न्यूक्लियस? एंडोन्यूक्लियस होते हैं। और जो एंड्स पे बात करता है, जो एंड्स पे बात करेगा, ये कौन सा न्यूक्लियस हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस। तो ये छोटा सा डिफरेंस है लेकिन मोटा सा काम करता है। 4 नंबर दिला सकता है और 4 नंबर आपसे नहीं, 5 नंबर छीन भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लो, जो याद किया वो आ गया। अब आपको क्या चूज करना है? सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है, ये आपको क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछने के टाइम पे द एंजाइम कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन। आइडेंटिफाइड पोजीशन मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात कर रहा है, बिल्कुल वहीं पे कट करेगा। अभी अभी हमने देखा था। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट साइट्स एंड कट ओनली। एक चीज को बिल्कुल गांठ बांध लो, क्या? ऑल, ऑलवेज, ओनली, ये जहां पे भी बायोलॉजी में दिख जाए बिल्कुल सतर्क हो जाना है आपको कि हो सकता है ये इनकरेक्ट हो। ठीक है, तो इनकरेक्ट होने की पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट कर रहा है, जबकि अभी अभी हमने देखा कि दोनों स्ट्रैंड को वो कट करता है। एक स्ट्रैंड को इनकरेक्ट, सॉरी, एक स्ट्रैंड को कट नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया इनकरेक्ट, मतलब यही होने वाला है हमारा आंसर। फिर भी बाकी स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट। वही इसी वाली लाइन को दूसरे तरीके से दिया है। द एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वही एक ही लाइन को बस अलग अलग तरीके से घुमा रहा है। कुल मिला के आपको नाक पकड़ना सिखा रहा है। नाक पकड़ना समझे? अब तो समझ में आ रहा होगा कि नाक पकड़ने का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इको R1 की साइट पूछी गई है, बताओ क्या हो जाएगी इको R1 की साइट? इको R1 इन्होंने मेंशन भी नहीं किया है और पूछा भी इको R1 ही है। तो हम फटाफट से जो हमें याद है हम वही देख लेते हैं कि 5 प्राइम से 3 प्राइम। सबसे पहले तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आप देखो तो इसको फटाफट से ऐसे लिख लो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, इस तरीके से लिखना। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है, लेकिन सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। देखो ये वाला, इसमें बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है? वही सेम काम कि आपने 5 प्राइम से 3 प्राइम जब पढ़ना है तो क्या होना चाहिए? सेम सीक्वेंस आना चाहिए, बात खत्म। यहाँ पे पढ़ते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, लेकिन ये स्पेसिफाई किया हुआ है इन्होंने इको R1 के लिए। तो पैलिंड्रोम तो हमें यहाँ पे ज्यादातर दिख रहे हैं, लेकिन इको R1 के लिए क्या ये साइट थी? नहीं। क्या साइट थी? फटाफट से लिखते हैं, GAATTC, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लिखते जाओ GAATTC। ये थी हमारी पैलिंड्रोमिक साइट जहां पे ये G और A के बीच में इको R1 कट कर रहा था। तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4th, GAATTC। और ऐसे ही यहाँ पे भी आंसर आपको क्या ढूंढ रहा है? GAATTC। देखो 5 प्राइम से शुरू किया, 3 प्राइम पे खत्म कर रहे हैं, 5 प्राइम से शुरू किया, 3 प्राइम पे खत्म कर रहे हैं। तो आंसर इज 4th। 2022, 21 हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही जा रहा है यहाँ से।
तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देख रहे हैं, ये कह रहा है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। कौन कॉपी नंबर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उस डीएनए की जो कि हमने किसके साथ लिंक किया है, वेक्टर के साथ लिंक किया है। तो एक पैराग्राफ जहां पे PVR322 का डायग्राम है, उससे जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में एक लाइन आपकी लिखी हुई है कि ORI साइट क्या होता है। ये देखो, ORI साइट क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम क्या होता है कि जो कॉपी नंबर है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। और हमें जब PVR322 या किसी और वेक्टर की कॉपीज बनानी है तो आप क्या चाहोगे, इतना ज्यादा बायोटेक में पैसा खर्चा किया, पढ़ाई की, ये सारे स्टेप्स किए, फिर एक कॉपी मिले, फिर तो किसी काम का नहीं है। तो हम उस ORI साइट को चूज करते हैं जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। किसको सपोर्ट करे, हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो कंट्रोल द कॉपी नंबर अगर आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ORI साइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वही सेम चीज इको R1 की साइट फिर से पूछ ली गई है। तो आप जैसे ही देखोगे GAATTC, फटाक से आंसर लगा देना। फिर क्या पूछा है, एंडोन्यूक्लियस कहां पे कट करता है, एंडोन्यूक्लियस कट करता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।